Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. So if you didn't watch that videos, then you will get that videos from my YouTube channel. Okay, so please check my playlist of my YouTube channel. You will get that video from there. Okay, so today I'm going to discuss with you यूपीपीएससीएल का ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ. आज पार्ट 2 डिस्कस करने वाला. दैट मींस कि इन द फर्स्ट पार्ट I have discussed with you क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25. ओके, सो आज हम उसके आगे का क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले. ओके, तो आज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. सो आई हैव ऑलरेडी लॉन्च द कोर्सेज फॉर दिस एग्जामिनेशंस. यूपीपीएससीएल में जो वैकेंसी आया था अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए, सो आई हैव ऑलरेडी लॉन्च द कोर्सेज फॉर दिस. ओके, सो इफ यू वांटेड टू परचेज द कोर्सेज फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो यू विल गेट दिस कोर्सेज फ्रॉम माय website. So you can check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can visit on my website. वहां से courses purchase करिए and start preparing for your examinations. Okay, in the courses हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 30 प्लस पीएसयूज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा वो भी रहेगा. इसमें कि आपका यूपीपीएससीएल का भी क्वेश्चन उसमें रहेगा. ओके, सो और भी वेरियस पीएसयूज का क्वेश्चन पेपर रहेगा. 30 प्लस पीएसयूज का क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका एमसीक्यू से मिलने वाला. दैट मींस कि अगर बात किया जाए एमसीक्यूज का तो 5000 एमसीक्यू चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज रहेंगे. इसके साथ साथ 30 प्लस पीएसयूज का क्वेश्चन पेपर रहेगा. दैट मींस कि अगर आप टोटल कर दो एमसीक्यूज वो जितना भी 5000 उधर और 30 प्लस पीएसयूज का तो मिला जुला करके 9000 से 10000 एमसीक्यूज रहने वाला है. सो इफ यू वांटेड टू परचेज दिस कोर्सेज, सो यू विल गेट दिस कोर्सेज एट ए वेरी नॉमिनल अमाउंट में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. तो ये कोर्सेज को आप परचेस कर सकते हो. आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करो www.himanshuclasses.in पे विजिट करिए, वहां से कोर्सेज मिल जाएगा. ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससीएल का ही अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट का ही जो क्वेश्चन नंबर 26 है हम डिस्कस करने वाले फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय earlier videos. Okay, so you can check the playlist of my YouTube channel. You will get that videos from there. Okay, so आज हम 26 से स्टार्ट करते हैं. Okay, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है. The DAS may be defined as comprehensive and constructive examinations of an organizational structure of a company and its plan and objective, it means of operation and its use of human and physical facilities. इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट इसका आंसर हो जाएगा. देखिए मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है. सो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है. दैट मींस कि उस कंपनी में मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है और उस कंपनी का जो भी अदर फैसिलिटीज है वो कैसे काम कर रहा है, मतलब अदर फैसिलिटी कितना प्रोवाइड किया जा रहा है. ओके, दैट मींस कि कोई भी अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है. कोई एम्प्लॉय है कि वो अपना जितना उसको रिक्वायरमेंट है कंपनी का उस एम्प्लॉय से अगर वो अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा तो मैनेजमेंट वाले कुछ होते हैं जो कि सुपीरियर होते हैं, मतलब वो उनका काम ही होता है कि वो लोगों को बताए कि हाँ तुम्हारे अंदर क्या कमी है ताकि वो इंप्रूव करो. ओके, सो ये सब चीजें मैनेजमेंट ऑडिट कराया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में. जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं. ओके, तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं वो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है उसका चेक करते हैं. जैसे कॉस्ट ऑडिटर होते हैं वो कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करते हैं. इंटरनल ऑडिटर जो होता है इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं. इसी तरह से मैनेजमेंट का एक्टिविटीज को चेक करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट कराया जाता है. ओके, बात किया जाए मैनेजमेंट ऑडिट का तो मैनेजमेंट ऑडिट तो देखिए नॉर्मली अगर आप हर साल करवाते हो तो ऑब्वियस बात है बहुत ही अच्छा बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर आप पूरे साल में अगर एक साल में भी अगर नहीं करा पा रहे हो, ठीक है, हर एक साल आप नहीं करवा पा रहे हो मैनेजमेंट ऑडिट, तो कम से कम आप 3 सालों में एक साल तो कम से कम करा दो. मिनिमम 3 साल में कम से कम एक बार मैनेजमेंट ऑडिट करा दो ताकि देखिए एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, उस कंपनी में फैसिलिटीज मिल पा रहा है कि नहीं एम्प्लॉय को मिल पा रहा है. सो ये सब सभी चीजों के लिए मैनेजमेंट ऑडिट कराया जाता है. ओके, सो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए क्या बोलता है. The dash represent the standard hours equivalent to the work produced expressed as a percentage of actual hours spent in. तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एफिशिएंसी रेशियो. एफिशिएंसी रेशियो दैट मींस के स्टैंडर्ड आवर इक्विवेलेंट टू द वर्क प्रोड्यूस्ड, इसको एक्सप्रेस करता है परसेंटेज ऑफ एक्चुअल आवर स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग दैट वर्क. तो एफिशिएंसी रेशियो इसका आंसर हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 से प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड टू व्हिच हेड ऑफ इनकम. जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज. ओके, तो
आपको पता होना चाहिए जो कि इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी है उसका जो चार्जिंग सेक्शन है, इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है 22। ओके, चार्जिंग सेक्शन है 22 और 27 तक चलता है पूरा इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर्स। ओके, तो सेक्शन नंबर 22 का आपको जनरल जानकारी बता दूं। सेक्शन 22 है जो चार्जिंग सेक्शन है इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी का, और जो सेक्शन 27 है वो डीम्ड जो ओनर होते हैं, मतलब डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा वो होता है 27। ओके, तो बहुत सारे कुछ पीएसयू में ऐसा भी देखा हूं कि पूछ दिया है कि बताओ डीम्ड ओनर चाहे सेक्शन 27 है इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी का तो उसका क्या नाम होता है। ओके, तो ये सब सभी चीजें मैं जितना बताता चल रहा हूं आपको वीडियोस में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, तो आप मेरा हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पीएसयू में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी। इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन स्टार्टेड है सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक। ओके, जैसे बात कह रहा जाए कि जो सैलरी चैप्टर है इनकम टैक्स में तो उसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 15, सेक्शन 15। ओके, तो इसी तरह से और भी 5 एक्स ऑफ इनकम है, सो आप चीजें आप देख लीजिएगा, मैं आपको बस बता रहा हूं किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक आर प्रेफर्ड इन फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। ठीक है, जो पेबैक रेसिप्रोकल जो होता है उसमें कोई डिस्काउंटिंग मतलब जो क्या बोलता है कि मतलब इसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं होता है। जैसा आपको पता होना चाहिए पेबैक में क्या होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो कितना दिन में वापस आता है तो उसी का रेसिप्रोकल कर दो। ओके, तो इसमें कोई डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का यूज नहीं होता है। ओके, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ये कैपिटल बचने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो ए मास्टर डेटा इज tapped by the user every time and not selected from the available list. Okay, okay, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू दैट कि आप मेरे वीडियोस को बार बार देखते हो पर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। दिस यूट्यूब चैनल इज वेरी 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 यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो टुडे आज ही सब्सक्राइब करिए इस YouTube चैनल को। पूरे फाइनेंस में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रेलेवेंट कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको हिमांशु क्लासेस जो YouTube चैनल है उसी पे आपको मिलता है। तो आज से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको प्रिपरेशन करना है किसी भी पीएसयू का एग्जामिनेशन का, फाइनेंस एंड अकाउंट्स किसी भी वैकेंसीज किसी भी कंपनी में वैकेंसीज है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए कहीं भी वैकेंसीज है तो उसका कोर्सेस आपको हिमांशु क्लासेस.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज विजिट ऑन वेबसाइट, वहां से कोर्सेस मिलेगा और वहां से परचेस करके आप इजीली अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, जितना हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं उतना आपको शायद ही कोई प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, सो मैं आपको काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, द इनकम ऑफ ए कंपनी इज टैक्सेबल एट डिफरेंट रेट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, देखिए बोलता है कि इन बिनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉस बट पजल्स टैक्सेबल एट 40% थोड़ा ना होता है। बिनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉस बट पजल्स जो है जितना भी जो होता है ना उसका जो रेट होता है लॉटरी का वो होता है 30% होता है। जैसे कि अगर टीडीएस में अगर सेक्शन का बात किया जाए तो सेक्शन 184 बी है जो कि बिनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्सेस का सेक्शन 184 बी। ठीक है, तो रेट का बात किया जाए बिनिंग फ्रॉम लॉटरी का तो 30% होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, मतलब पूछा था इनकरेक्ट, दैट मींस कि इनकरेक्ट मतलब वही सही है, मतलब उत्तर वही सही है, मतलब करेक्ट आंसर वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, तो बोलता है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, द रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट कवर ओनली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड डज नॉट इंक्लूड कमर्शियल रियल एस्टेट। ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए क्या बोलता है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय नॉन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एट इजेम्प्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ
देखिए जो ग्रेचुइटी मिलता है तो इनकम टैक्स में उसको कितना तक एग्जेम्प्टेड माना गया है, मतलब कितना तक एग्जेम्प्टेड, मतलब एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कितना तक एग्जेम्पशन, कितना अमाउंट तक मिलेगा ग्रेचुइटी, तब की उसके ऊपर कोई टैक्स का लायबिलिटी नहीं है, इसकी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। ओके, तो 20 लाख तक अगर किसी को ग्रेचुइटी मिलता है तो एग्जेम्प्टेड में आएगा, दैट मींस कि उसके ऊपर कोई भी टैक्स का लायबिलिटी नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या बोलता है। सीबीएलओ इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। सीबीएलओ स्टैंड्स फॉर, सीबीएलओ स्टैंड्स फॉर मतलब कि सीबीएलओ का फुल फॉर्म पूछ दिया है आपसे, तो सीबीएलओ का फुल फॉर्म होता है कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 35 डी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकम शैल बी अमोर्टाइज्ड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर होता है इसका आंसर। तो ये सब चीजें आप ये पीजीपी से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप जैसा देख रहे हो ना कि यहाँ पे मतलब इनकम टैक्स भी हर एक चैप्टर से पूछा है, सो आप किसी भी चीज को स्किप मत करो, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसका बेहतर प्रिपरेशन आपको कहां से मिल जाएगा, इसका बेहतर प्रिपरेशन आप कहां से कर सकते हो। ओके, इसका बेहतर प्रिपरेशन आपको करना है तो आप हिमांशु क्लासेस.in पे साइट विजिट करो, कोर्सेज मिलेगा, स्टार्ट करिए प्रिपरेशन का, क्योंकि जो भी पीसीएल का जो अकाउंट्स ऑफिसर का जो पोस्ट है, इसका अगर बात कीजिए एग्जामिनेशन का, तो बहुत ही जल्दी इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसका एग्जामिनेशन आपका मार्च में होने वाला है, मार्च में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ओनली मतलब बात की जाए से तो लगभग 1 महीना का समय बचा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 36 देख लीजिए। 36 क्या बोलता है। Here the dividend in respect of a class of preference share has not been paid for a period of 2 years, 2 year होगा इसका, 2 year or more, then such class of preference share होगा shall have, इसका वोटिंग राइट मिल जाता है, shall have a right to vote on all the resolution placed before the company। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 years। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए क्या बोलता है। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFSC came into existence कब इसका एग्जिस्टेंस हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1977 ओके, एग्जिस्टेंस 1977 एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी टू फॉर्मुलेट इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है। That is based on the age-old doctrine that judges do not legislate, they only interpret। जजेस डू नॉट लेजिस्लेट, दे ओनली इंटरप्रेट लॉ। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर जो है वो है द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। इसको देखिए याद कर लीजिए, ठीक है, ये लॉ का टर्मिनोलॉजी है तो इसको आप याद करना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछ दिया है। AS25 क्या होता है, सबसे पहले याद कर लो, AS25 होता है एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलो याद होगी, आगे देखो, AS25 एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द रिपोर्टिंग फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम का अगर आप रिपोर्टिंग करते हो तो एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर बोलता है जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ, जनरली कितना दिन में, अगर कितना दिन में रिपोर्टिंग करना चाहिए, एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आप करते हो तो जनरली कितना दिन में करना चाहिए, तो मिनिमम 3 महीना में करना चाहिए। तो पहला इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स में लेस देन ईयर और 3 मंथ में जनरली करना चाहिए एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। क्वेश्चन 40 क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। तो गलत इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस ऑन क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, वेयरएस परफॉर्मेंस अप्रेजल फोकसेस ऑन वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। With respect to Ind AS 7, with respect to Ind AS 7, which of the following, Ind AS 7 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। Which of the following इज रिगार्डेड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कोई भी चीज को, किसी भी चीज में आप, किसी भी वस्तु, किसी भी गुड्स में अगर आप एक्सपेंडिचर किए, दैट मींस कि उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिले, तो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अगर आंसर का बात किया जाए तो यहाँ पे होगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ, अपग्रेड करिए, आप अपग्रेड किए बैंकिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किए, परचेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो वैसे बात है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। क्वेश्चन 42 बोलता है 5S इज द नेम ऑफ ए वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड दैट use a list of 5 Japanese words, which of the following is not a list of 5 Japanese words। इसमें आंसर हो जाएगा ACITOSH। ओके,
क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। 43 क्या बोलता है? डैश रेफर्स टू द ऑनगोइंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम दैट फोकस ऑन द रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस thereby further lowering cost below the initial target specified during the। मैं सबसे बता दूं, ये पूरा डेफिनेशन लिख दिया काइजन कोस्टिंग का, पूरा डेफिनेशन लिख दिया काइजन कोस्टिंग का। कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि काइजन मींस क्या होता है, काइजन मींस होता क्या है? तो काइजन मींस ही होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन मींस ही होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और काइजन कोस्टिंग क्यों कराया जाता है? काइजन कोस्टिंग क्यों किया जाता है? काइजन कोस्टिंग क्यों किया जाता है? ताकि जो बेस्ट का रिडक्शन जितना हो सके, बेस्ट का जितना जितना ज्यादा रिडक्शन हो सके। ओके, फोकस करता है कि जितना ज्यादा रिडक्शन हो सके बेस्ट का प्रोडक्शन में, ठीक है। देयर बाय उससे क्या हो सकता है कि जो लोअर है उसका जो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगा वो मिनिमम से लोअर कॉस्ट लगे, फर्दर लोअरिंग द कॉस्ट बिलो द इनिशियल टारगेट। जो इनिशियल आप टारगेट रखे थे कि इतना में एक प्रोडक्ट को बनना चाहिए, उससे भी कम कॉस्ट में अगर बन जाए ताकि वेस्टेज कम हो, तो उसी के लिए काइजन कोस्टिंग कराया जाता है, काइजन कोस्टिंग किया जाता है। काइजन कोस्टिंग मतलब ही होता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाओ, तो काइजन कोस्टिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44 बोलता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन है? इसकी इनकरेक्ट है रिपोर्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। 45 क्या बोलता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पे भी इनकरेक्ट है, पूछता है इनकरेक्ट क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ पैकिंग में cost of primary packing is regarded as administrative overhead। नो 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 नो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं होता है। जैसे देखिए प्राइमरी पैकिंग आप किए तो प्राइमरी पैकिंग तो वैसे बात है, प्राइमरी पैकिंग कर रहे हो तो प्रोडक्शन में जाएगा ना, प्रोडक्शन में जाएगा तभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, पहले प्रोडक्शन में जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्शन के अंदर आता है, तो यहाँ पे रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग है, मतलब दैट मींस क्वेश्चन का सही है पर रियल में जो लाइन लिखा है ना, लाइन गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। 46 क्या बोलता है? परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ ए मशीनरी रॉन्गली इसको आप डेबिट कर दिया। परचेस कौन? परचेस करना, आप परचेस किए मशीनरी, ठीक है, आप परचेस किए मशीनरी, तो मशीनरी को आप इसको आपको डेबिट में करना चाहिए था, पर आपने क्या किया? परचेस अकाउंट को ही डेबिट कर दिया। ओके, आपने क्या किया? परचेस को अकाउंट को ही आप डेबिट कर दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब होता है कि जैसे कि किसी भी चीज को आपको कैपिटल, देखिए कैपिटल के अंदर शो करना चाहिए था पर आपने उसको रेवेन्यू के अंदर शो कर दिया, रेवेन्यू के अंदर शो करना चाहिए था उसको आप कैपिटल के अंदर शो कर दिया। तो आप जैसे समझ रहे हो, तो इस तरह से अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ एरर होता है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। 47 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92F आर्म लेंथ प्राइस का डेफिनेशन दे दिया है। आर्म लेंथ प्राइस मींस द प्राइस दैट इज अप्लाइड और प्रपोज्ड टू बी अप्लाइड इन ट्रांजैक्शन बिटवीन द पर्सन्स अदर देन एसोसिएटेड प्राइस दैट इज अनरिलेटेड पर्सन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन कंट्रोल कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे आर्म लेंथ प्राइस का डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए क्या बोलता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क ऑफ ए बैंक आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ओके, इंटरनल फैक्टर्स होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है। ओके, इंटरनल फैक्टर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिगार्डेड एज इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर के अंदर क्या होता है? ओके, तो इंटरनल फैक्टर के अंदर मतलब क्या क्या हो सकता है क्रेडिट रिस्क में? ओके, तो इंटरनल फैक्टर के अंदर हो सकता है लिबरल क्रेडिट अप्रेजल दे रहे हो व्हाइल ग्रांटिंग द लोन। कोई भी लिबरल आप क्रेडिट अप्रेजल दे रहे हो, लिबरल लो क्रेडिट अप्रेजल लो, जब भी आप कोई भी अगर लोन दे रहा तो ये इंटरनल फैक्टर हो सकता है, क्रेडिट रिस्क में आ सकता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हो जाएगा आंसर, 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 49 देख लीजिए। 49 क्या बोलता है? डैश प्रोवाइड्स दैट व्हेनेवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू द लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इमीडिएटली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो A7 हो जाएगा। A7 मींस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए क्या बोलता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज इज इश्यूड एट डिस्काउंट टू ए फेस वैल्यू। ओके, इसका आंसर हो जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बचे हुए। ओके, सो और भी हो सकता है तो आगे का भी मैं वीडियोस लेकर आऊं आपको इसका क्वेश्चन पेपर का। ओके, सो वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, और कोर्सेस आपको परचेस करना है तो कोर्सेस कैसे परचेस कर सकते हो? आपको देखिए, आपको गूगल पे सर्च करना है www.himanshuclasses.in, वहां से भी आप सर्च कर सकते हो। आपको और भी इजी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का। सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर, बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, वहां से कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट योर एग्जामिनेशंस। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू।